सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश में खुशहाली लाने वाले की प्रेरणा देते हुए स्पष्ट किया था कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां गरीब, महिला, युवा और हमारा वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला है। हमारा ये बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास, हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आम जन की जरूरतें, उम्मीदें पर पूर्णतः खरा उतरने वाला इस बजट से विपक्ष को स्वयं के अस्तित्व को इतनी चिंता हो गई है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि प्रदेश में उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। इसलिए उन्होंने 16 जुलाई 2024 को सदन में अपने बजट वक्तव्य में कहा कि निराशाजनक होने की संज्ञा दी थी। आपको इस बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट कर खींच मिटाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। आपको इस बात से और भी अधिक निराशा हुई कि आपके कई साथियों ने खुले मन से तथा कुछ साथियों ने दबी जुबान से इस बजट की प्रशंसा की। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ही विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि, सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी उन्होंने एक कविता सुनाई थी, अरे आपका कंपटीशन तो डोटासरा जी से है, अरे विवेक जी से क्या दुश्मनी है। आपने कहा, अभी अभी एक पंक्ति सुनाई थी तो मैं देख रहा था, उसमें विवेक जी का नाम आया। अरे आपकी कंपटीशन डोटासरा जी से, विवेक जी से क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो नहीं करना चाहिए। रोहित जी, बजट सामान्य चर्चा था, ऐसे पूरे बजट में बजट के अलावा अन्य विषयों पर मात्र अनर्गल बातें करने में ही कीमती समय गया है। अगर कीमती समय गया है, ऐसा लग रहा था कि मानो इन वरिष्ठ सदस्यों को प्रदेश व प्रदेशवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं माननीय सदन में आज वित्त विधेयक एवं विनिमय विधेयक पर चर्चा करते हुए बजट से संबंधित कुछ मुद्दों पर सभी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, किंतु इससे पूर्व सदन का नेता होने के कारण यह भी मेरा दायित्व है कि हमारे इन साथियों द्वारा निरंतर फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ के बारे में भी
स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जरा मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार अंतरात्मा की आवाज आप अपनी सुनिए कि लोकतंत्र में आपने कितना ध्यान रखा है। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वो काला दिवस 25 जून 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। संविधान में भी संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई थी। ये बात उस दौर को देख चुके लोगों के साथ ही आज की नई पीढ़ी के लिए भी सबक के रूप में याद रख सके, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रहे कि 25 जून को किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और देश के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई गई थी। इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में आपके पास भी आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, माननीय सदस्य, यही नहीं, माननीय सदस्य बैठिए, यही नहीं, आपके विपक्ष के नेता को पूरी तरह सुना गया है। आपको भी विपक्ष के नेता या सदन के नेता को सुनना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में आपसे कहना चाहते हैं, इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है। 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत हैं, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर व नागालैंड तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या आपने की है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई 1924 को सदन में कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आए। मैं नेता प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तानी इलाके से राहगीर भी नहीं गुजरना चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान के दौरों को चीरते हुए नहर बनवा दी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, ये वर्ष 1927 में गंग नहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवर सेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था। आजादी के पश्चात सरकार ने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका शुरुआती नाम राजस्थान नहर था।
मेरे से पहले कई सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि उस नहर का नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान में पहली नहर थी, इसलिए राजस्थान के लोगों को गौरव भी होता था कि हमारे राजस्थान के नाम पर वो नहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआती नाम राजस्थानी नहर था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। इसी प्रकार से और मैं बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से अटल सेवा केंद्रों का नाम राजीव गांधी रख दिया था। अन्नपूर्णा रसोई का नाम अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अन्नपूर्ण रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अरे मैंने कहा भाई, एक परिवार को कितना खुश करोगे। और मैं कहना चाहता हूं स्वर्गीय, हाँ इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। हमारे यहाँ स्वर्गीय का क्या करते हैं साहब, करते हैं ना, तो नाम तो कोई ऐसा होना चाहिए था जिसका नाम भी ठीक प्रकार से हो और जिसका ठीक तरह से भोग उसका प्रसाद ले सकें। हमने अन्नपूर्णा रसोई, पिछली बार भी मैंने कहा था, माँ अन्नपूर्णा का नाम हम किस तरह से लेते हैं, और माँ अन्नपूर्णा को हम रसोई में जाने से पहले हमारी माता बहनें वहाँ नाम लेती हैं और अन्नपूर्णा का भोग लगाती हैं। हाँ, अन्नपूर्णा माँ का नाम बदल करके इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर आपकी सरकार द्वारा रख दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में केवल एक ही परिवार की भक्ति करने की परंपरा है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अभी कह रहे थे, वो नेहरू जी की भी बात की, मोतीलाल जी की भी बात की, इंदिरा जी की भी बात की, राजीव जी की भी बात की, लेकिन उससे आगे नहीं आए, उनसे आगे नहीं आए। और उनसे आगे भी आते तो दामाद जी का नाम भी आता, तो राजस्थान से क्या रिश्ता है ये भी मालूम पड़ता। इसलिए वहाँ दामाद जी तक नहीं आए, वहीं तक रुक गए। उनको पता था कि आगे नाम जाएगा तो किस तरह से होगा। तो मैं अच्छा होता कि आप लोग भी योजनाओं एवं कार्यों के नाम बदलने वाली राजनीति के स्थान पर जनहित में नई परियोजनाएं लाते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते चलते। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच भी कही। आपका मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस सच कह रहे हैं उनको भी कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच भी कही कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही कि प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कांग्रेस के ही 5 वर्ष के शासन काल की गलत अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम है। इनके समय में ही राज्य की विद्युत कंपनियां लगभग दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई, जहां वर्ष 2018-19 में राज्य की विद्युत कंपनियां 2,607 करोड़ रुपए के लाभ में थीं 18-19 में, परंतु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कंपनियों पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया। इसके साथ ही ना तो नए विद्युत संयंत्र बनाए गए और ना ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कुप्रबंधन को दूर कर भारत सरकार के विभिन्न PSUs के माध्यम से MOU कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी पर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सोचे समझे ये कहा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए केवल 30 करोड़ रुपए,
अरे मैंने कहा भाई समझो, थोड़ा सा समय तो लगाइए, पूरा पढ़ तो लीजिए बजट को। लेकिन बजट पढ़ा नहीं, कह दिया 30 करोड़ का बजट। मैंने कहा भाई प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें सदन में कही, उससे लगता है वे बहुत जल्दबाजी एवं अधूरी तैयारी के साथ आए थे या जानबूझकर सबको गुमराह करना चाह रहे थे। अगर पता था, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बनने के लिए सबसे पहले कड़ी में सर्वप्रथम डीपीआर बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी डीपीआर के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि डीपीआर बनने के तुरंत बाद हाईवे निर्माण हेतु प्रावधान निर्धारित कर स्वीकृत किए जाएंगे। ये भी मैं कहने वाला हूँ, आप चिंता उसकी नहीं करें। एक मिनट बैठिए मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 16 जुलाई 2024 को सदन में कहा गया कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी है। अब मैं आपको वो बातें कहना चाहता हूं कि जरा मैं कहता हूं कि आप बजट को पूरी तरह से इतनी जल्दबाजी नहीं करें, एक बार पढ़ लें। और हम वो लोग हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलते हैं। और मैंने पहले सदन में पहले भी कहा था कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अच्छे सुझावों को लेते हैं। अच्छा सुझाव कोई भी देता है और उस सुझाव को मानते हैं। इसमें तो आप माननीय सदस्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हैं, ये कोई बात थोड़ी है। अगर अच्छा सुझाव आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। कोई भी अगर अच्छा सुझाव देगा हम मानने के लिए उसको तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोर जोर से बोलकर अपने इस झूठ को सच्चा साबित करने के प्रयास में ये भी जानना चाहा कि यदि ऐसा नहीं है तो किस अस्पताल में है और कितने लोगों का इलाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए इस योजना को और अधिकतर बेहतर बनाते हुए आज 1782 अस्पतालों में मां योजना के अंतर्गत हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। इसके साथ ही जन सामान्य को यथासंभव बीमारी का सामना ही ना करना पड़े तथा बीमारी होने पर समय रहते उसका पता चल जाए, यही हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता है। मैं पुनः माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने बजट में प्रावधान कर मां वाउचर योजना लाने के साथ ही प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले समस्त परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुनिश्चित कर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की व्यवस्था भी की है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार के ठोस कार्य करने की नीति के विपरीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल थोथी घोषणाएं की गई। इसकी पुष्टि इस बात पर होती है कि आपके समय में कहा जाता कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये कहते थे। मैं सदन में ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस सदन में यह बात भी हुई है कि उन्होंने घोषणा भी की और पूरी नहीं हुई। अभी अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि सदन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो आपने की है, वो बता रहा हूं, आप सुनते जाइए। अगर सूची लाता तो अलग से भी है, अलग से भी लाया हूं। अगर मैं चारों बजटों की बात करूं, इनके पांचों, तो मैं सूची लाया हूं इतनी बड़ी है कि 2.5 घंटे मेरे को इसी में लगेगा।
प्रतिपक्ष के नेता कहेंगे कि तो समय बहुत ज्यादा लेते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लेके आया हूं। पिछले पशुधन बीमा हेतु पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया, किंतु एक भी पशु का बीमा नहीं हुआ, ये किया गया। इसके अलावा और भी ऐसी योजनाएं जिसमें काम ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? कामकाजी महिलाओं के शिशुओं को देखभाल हेतु प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर योजना तथा 500 डे केयर सेंटर, ये हो गया क्या? इसमें एक बात और बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। देखो, हमारी एक परिवार के प्रति कितनी आस्था है, हम कितना करेंगे। ये प्रदर्शनी डे है ना, इसको समझ रहे हो क्या आप? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो पहला नाम था वो प्रदर्शनी था, प्रियदर्शनी था। और प्रियदर्शनी नाम से अब आप बताइए, हमने तो आज पहली बार सुना है, पहली बार सुना होगा कई सदस्यों ने, लेकिन हमारे नेताओं को कितनी, क्या बात है। मान गया मैं आपको कि कहां से नाम ढूंढ के लाए कि एक परिवार के लोगों को कैसे खुश हो सकते हैं, उनको जाकर के दिखाएंगे कि हमने प्रियदर्शनी डे। ये कब की बात है, जन्म कब हुआ होगा? वाह, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी एक परिवार के प्रति जो आपका समर्पण है, बहुत ही अच्छा समर्पण है, ये आपने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत, मैं आने वाले लोगों से पूछता हूं, मेरे से तो कहते हैं, लेकिन फिरोजपुर फीडर की मरम्मत हो गई क्या? जरा बताए कोई भी। जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर खड़ा हो गया क्या? रिकोद क्षेत्र में एमएसएमई यूनिट की सुविधाओं के लिए कोवर्किंग स्पेस एवं वर्कशॉप का निर्माण हो गया क्या? ये घोषणा है जो मैं बता रहा हूं। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बन गया क्या? बताइए मेरे को। केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर का मल्टी मॉडल इंटीग्रेट ISPT हब के रूप में विकास हो गया क्या? अरे बताइए भाई, ये तो मैं वो बता रहा हूं आपको जो इनके घोषणा पत्र में है। मैं ध्यान दिला रहा हूं, रोडवेज बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें आ गई क्या? प्रत्येक जिले में ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास हो गया क्या? ये तो मैं पिछले बजट की बता रहा हूं साहब। इसलिए आपकी गत सरकार पर तो पुरानी कहावत ठीक बैठती है कि थोथा चना बाजे घना। हमारी सरकार के गत कार्यकाल वर्ष 2013 से 18 तक की तुलना कांग्रेस की गत सरकार से करने पर हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा चिरागा मसे सर नहीं शहर के लिए, ये कहा। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज संस्थान के बारे में माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे थे, मैंने उन सरपंचों को बताया था कि नरेगा के माध्यम से जो हमारा एक पेड़ मां के नाम जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने मेरे काम का सिर्फ एक उदाहरण दिया था और उनसे कहा था कि जब सरपंच था तो मैंने कहा था कि मैं आई कैंप लगवाना चाहता हूं। तो जो आई कैंप लगाने वाली थी कि ग्राम पंचायत, मेरे को सीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था है, लगा सकती है। फिर मैंने आकर के यहाँ पत्र लिखा और पत्र में पंचायत राज संस्थान से मेरे को लेटर गया। फिर मैंने आई कैंप वहां सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत से मैंने आई कैंप लगाया था। तो मैंने ये बात जिक्र किया था नरेगा की। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे, उन्होंने ये कहा कि नरेगा
के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाते हुए हम 200 पेड़ पर अगर हम एक नरेगा का व्यक्ति रखेंगे तो हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान कम करने का मिथ्या आरोप भी लगाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आरोप के ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7% कर दिया है। इस वृद्धि के कारण राज्य की इन संस्थाओं को कई सौ करोड़ रुपए अधिक की राशि मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2019 और 20 से 2023-24 तक राशि 20,984 करोड़ रुपए हस्तांतरित की जानी थी, जबकि इनके द्वारा मात्र 13,870 करोड़ रुपए यानी राशि 7,114 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित की गई। यदि ये पूरी राशि देते, इसका कारण बताता हूं मैं क्यों है, अगर ये पूरी राशि देते तो इनका राजकोषीय घाटा और भी अधिक होता। हमने अल्प अवधि में ही 1,300 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित कर दिए हैं। वह शीघ्र ही 1,000 करोड़ रुपए और हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि के अतिरिक्त हमने केंद्रीय वित्त आयोग की लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। पंचायत राज्यों को कांग्रेस की गत सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया गया था, यह इसी बात से दिख जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री मद के 3,000 करोड़ रुपए से अधिक लंबित होने पर भी इनके द्वारा ना तो स्टेट शेयर दिया गया, ना ही केंद्र से समयबद्ध रूप से हिस्सा राशि प्राप्त की गई। हमने इसी अल्प अवधि में केंद्र सरकार के सहयोग से इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान की व्यवस्था कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रथम 6 माह के कुछ मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा मात्र 6 महीने में जिस रीति, नीति, गति और संकल्प के साथ काम किया जा रहा है, उसकी तुलना में कांग्रेस सरकार के प्रथम 7 माह के आंकड़े इन आंकड़ों के साथ सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सड़कों पर व्यय की बात करें तो 2018 से जून 2019 तक पूर्व सरकार ने 3981 करोड़ किया था। हमारी सरकार जून 2023 से जून 24 तक 7521 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि 88.92 ज्यादा है। पेयजल योजना पर अगर व्यय की बात करें तो आपने 2104 किया था,